रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं बेटा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन चैप्टर बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। तो आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है काफी। इसमें सिर्फ 3 4 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं। वो आपको भी बताता हूँ कौन कौन से हैं। चैप्टर 4 का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। और इसमें एक ऐसा सवाल है जो सेक्शन सी में लाजमी तौर पर आएगा। यानी इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर बचा है आपके पास, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा। एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। और हार्डली समझ लीजिए कि 3 से 4 क्लासेस में चैप्टर हमारा हो जाएगा। और फिर हम आ जाएंगे आखिरी चैप्टर नंबर 7 पर। 3 से 4 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम आ जाएंगे अपने लास्ट चैप्टर पर आ जाएंगे। और जून में आपसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला जून के 15 तक 18 तक आपको हम ये अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। रिवीजन हमने बहुत कर लिया है लेकिन बहरहाल हम उसके बाद भी फर्दर रिवीजन करवाएंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और अब इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें। आप जब जो पूछना हो क्लास में आप पूछते रहें। इंशाल्लाह ताला जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हम कोशिश करेंगे। जैसी हालात कुछ बेहतर होते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली के नेक्स्ट वीक से हम आपकी फिजिकल क्लासेस शुरू करवा दें। इसमें एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, वो सुन लीजिएगा कि आप में से जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो इंडिविजुअल 1 2 या 3 या 4 बच्चे ग्रुप के शक्ल में सेंटर आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, पेपर आपका होना है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक लाजमी आना है, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है जो आना है। पहले मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में करा दूंगा आज। और कल की क्लास में जो है वो हम काफी टॉपिक्स पढ़ेंगे। 5 टॉपिक्स हैं। तो आई थिंक सो हम कल 2 टॉपिक्स हम कल पढ़ लेंगे, 2 और 3 टॉपिक्स कल पढ़ लेंगे। और उसके बाद सैटरडे की जो क्लास आपकी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इंशाल्लाह ताला। जो हम सैटरडे को टॉपिक पढ़ेंगे वो लाजमी पेपर में आएगा। 100% वो टॉपिक पेपर में मौजूद होगा। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, थर्सडे बता रहा हूँ कि सैटरडे की जो क्लास है उसमें से लाजमी पेपर में क्वेश्चन आएगा, लाजमी। और ये आएगा भी सेक्शन सी में। तो थर्सडे की जो क्लास, सैटरडे की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैटरडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सैटरडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लाजमी पेपर जो है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप अभी से तैयारी कर लें सैटरडे की क्लास के लिए। थोड़ी सी वो मुश्किल क्लास होगी सैटरडे की। क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है। तो आप तैयारी कर लें सैटरडे के लिए। आज मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। कल की क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो सेक्शन बी में आ सकता है। ठीक है, अब पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, केमिकल बॉन्डिंग हम किसे कहेंगे। ये इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम आते हैं। ये देखिएगा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। हम आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर। ये पहले मैं आपको बता दूं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और उसके बाद फिर हम आएंगे, उसके बाद जनाब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ मैंने भी आपको बताए। ये देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसके और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये हम देखते हैं। नर्जिस, अच्छा जी, अब देखिए ना। सबसे पहला नंबर 1 जो है, ये तो आपको पता है कि इसका इंट्रोडक्शन होगा। वो हम इंट्रोडक्शन आपको ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कराएंगे। यार टाइम पे आ जाए करो बेटा, टाइम पे आए करो, बहुत लेट आते हैं आप लोग।
लिख रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, लिहाजा आप इसको साथ साथ चाहें तो लिख लें, साथ साथ आप इसको देखते जाएं। अच्छा जी, सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें से जो पढ़ना भी आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा। और सैटरडे की क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ, सैटरडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पूरा बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि क्या क्या आपको पढ़ा है टॉपिक और क्या आपको उसमें स्किप करना है। और आपको अंदाजा हो कि आपके लिए कितनी आसानी हो गई है, फिर भी नंबर नहीं आते तो आप खुद सोचें, क्वेश्चन मार्क हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें है बॉन्ड एनर्जी, है बॉन्ड एनर्जी।
अच्छा बेटा ये देख लेगा, जरा सुनेगा, गौर से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है वो 4 है, इसमें 18 टॉपिक्स लिखवाए मैंने। इन 18 टॉपिक्स में से चंद एक टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त जो तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस है, उस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जरा देखिएगा, रिड्यूस सिलेबस में जो है वो आपके पास ये टॉपिक्स हैं। नंबर 1 जो है वो डाइपोल मोमेंट है बेटा, डाइपोल मोमेंट ये आपको पढ़ना है। रिड्यूस सिलेबस में डाइपोल मोमेंट का टॉपिक है ये, डाइपोल मोमेंट का टॉपिक है ये, टॉपिक आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाएं, इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है इसमें, ये आपके पास, बल्कि मैं हाईलाइट कर दूं, ये बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक है। देखिएगा बॉन्ड एनर्जी है, ये आपको पढ़ना है। बॉन्ड एनर्जी के बाद जनाब ये आपको पढ़ना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हमें डिस्कस करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिस्कस करना है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो टॉपिक मैंने आपसे कहा वो क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है बेटा। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये इसमें हमने, ये मैंने एरो भी बना दिया आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। ठीक है भाई, जो हम पर इंशाल्लाह ताला ये हम पढ़ेंगे सैटरडे को, सैटरडे को हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। तो इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा कि हमें सैटरडे को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक्स हैं, डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड एनर्जी है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये लाजमी तौर पर पेपर में आएगा, लाजमी तौर पर हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाएगा, और वो भी सेक्शन सी में। डाइपोल मोमेंट सेक्शन बी में आ सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के जो टॉपिक है ये आपका पूछा जाएगा सेक्शन बी में। अब क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन में करा देता हूं, क्योंकि बगैर इंट्रोडक्शन के आपके समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन, ये दो टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन के साथ केमिकल बॉन्ड, और साथ में मैं आपको सिर्फ टाइप्स जो है ना, ये बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या है, ताकि आपके जहन में रहे। एक एक टाइप्स मैं आपको बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के। तो बेसिकली हमें ये बातें पढ़नी है। कोशिश मैं करूंगा कि हम चैप्टर सैटरडे को हाइब्रिडाइजेशन शुरू में कर दूं, लेकिन सैटरडे को कंप्लीट नहीं होगा। और कोशिश करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एब्सेंट हो गए सैटरडे को बेटा तो मसला होगा। तो आप कोशिश करें कि आप सैटरडे की क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सैटरडे की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन का इंशाल्लाह ताला इसका मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं कि हमें शुरू करना है केमिकल बॉन्ड हम किसे कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये हम बात शुरू करते हैं। ये आप इसको कॉपी कर लें बेटा, वैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम केमिकल बॉन्ड किसे कहेंगे। केमिकल बॉन्ड, या आप चाहें अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लिखा हुआ आ गया है, उसको मैं हट रिमूव कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको घर पे भी इसको आप देख सकें। ठीक है, हटा दूं इसे मैं। चले जी, अब हम आते हैं इसके बाद कि केमिकल बॉन्ड हम किसे कहते हैं, केमिकल बॉन्ड हम किसे कहेंगे। ये देखिए, केमिकल बॉन्ड के क्या मायने हैं, केमिकल बॉन्ड किसे कहा जाता है, पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो है वो हेडिंग डाल के मैं आपको बताऊं कि केमिकल बॉन्ड हम किसे कहेंगे। केमिकल बॉन्ड के क्या मायने होंगे, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हम किसे कहेंगे, जरा देखिए केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इसको डिफाइन आप कैसे करोगे, केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे
केमिकल बॉन्ड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा कि द फोर्स which holding this force is produced by transformation of electron, or by mutual sharing, by mutual sharing or or by one-sided sharing of electrons of electrons electrons between between elements। अब जरा इसको समझिएगा बेटा, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो केमिकल बॉन्ड है ये एक ऐसी फोर्स है, chemical bond the force which holding two atoms together is called chemical bond। अच्छा, अब ये फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है ये मैंने लिखा, दिस फोर्स प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय म्यूचुअल शेयरिंग और बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट्स। ये तो हो रही है फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को होल्ड करती है, ज्वाइन करती है, जोड़ती है, मिलाती है, कंबाइन करती है, रिएक्ट करवाती है, ऐसी फोर्स को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। ये फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? ये होती है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the mutual sharing of electron और by the one sided sharing of electrons। और यही तीन टाइप्स केमिकल बॉन्ड की हैं। ये मैं बता रहा हूं ये फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, ये फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है, ये दो बातें। पहली बात, केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स विच हेल्प टू एटम्स टुगेदर, एक ऐसी फोर्स जो दो एटम्स को जोड़ देती है, मिला देती है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कैसे प्रोड्यूस होती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
by the mutual sharing of between the elements or by the one sided sharing between atoms or elements. ये और ये कैसे? अब जो दरमियान का क्वेश्चन है कि why chemical bond is produced, why the force between the atoms is produced, ये क्यों प्रोड्यूस होती है, इसके लिए आपको शायद मैंने एक बात समझाई थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसे हम नाम देते हैं ऑक्टेट रूल का, सिवाय हीलियम और हाइड्रोजन के। बहुत अच्छी तरह समझना बेटा, सिवाय हीलियम और हाइड्रोजन के, हीलियम और हाइड्रोजन पर डुप्लेट रूल फॉलो होते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन पर जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो होते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास रूल है बेटा, दो टाइप्स के। एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं डुप्लेट रूल कहते हैं। डुप्लेट रूल के माने क्या है कि ऐसे इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन एलिमेंट्स का शेल कंप्लीट हो जाएगा। ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनके पास सिर्फ एक शेल होगा के, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन है और इसके साथ जो है वो हीलियम है। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास के शेल होता है, लिहाजा इनको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इन दो, इसमें से हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के माने क्या है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के माने क्या है कि इसका आखिरी शेल कंप्लीट है। शेल कंप्लीट होने के माने ये होते हैं बेटा कि जिन एलिमेंट्स का आखिरी शेल कंप्लीट होता है वो फिर नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो होते हैं नॉन रिएक्टिव, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जिन एलिमेंट्स का आखिरी शेल इनकम्प्लीट होता कंप्लीट होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टेबल होते हैं और कंप्लीट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डुप्लेट रूल के माने क्या है कि जिन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डुप्लेट कंप्लीट होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लिहाजा हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीलियम पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, सेकंड पे आप आ जाएं तो सेकंड जो है ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। ये कहलाता है, ये ऑक्टेट रूल कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्टेट रूल, ये कहलाता है बेटा। ऑक्टेट रूल के माने क्या होंगे? ऑक्टेट रूल के माने क्या होंगे कि जिन एलिमेंट्स के पास के अलावा, के अलावा क्या माने होंगे? के अलावा अगर एलिमेंट शेल्स हैं, यानी कि इनके पास एल है या एल के अलावा आप कह लें एल के बाद जो है वो एम है, या इसके साथ जो है वो एन है, के इसके साथ जो है वो एन, अगर ये है तो इनके पास जो है, इनके जो शेल्स हैं उनको आखिरी शेल कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उन्हें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके अंदर जो है डुप्लेट रूल के माने होंगे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट इनका जो है कंप्लीट होगा और इन रिएक्टिव होगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऐसे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अगर के एल एम एन इसके बाद आ जाएं, के एल एम एन, और इसके बाद अगर आप आ जाएं कि इसके बाद अगर आप आ जाएं कि इसमें अगर हम कहते हैं के एल एम एन और फिर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा बेटा? पी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ये आप देख लें, ये 6 और ये 7 शेल्स हैं। तो जिन एलिमेंट्स के पास के शेल है उनके उनको कंप्लीट होने के लिए आखिरी शेल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और जिन एलिमेंट्स के पास एल से लेकर क्यू शेल है उनको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में याद रखिएगा जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इन एलिमेंट्स में हमारे पास एक तो है नियोन,
एक तो है नियोन, नियोन के बाद जो है वो है एर्गोन, एर्गोन के बाद जो है वो है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जो है वो है जेनॉन, जेनॉन के बाद जो है वो है रेडॉन, जेनॉन के बाद जो है वो है रेडॉन। ये एलिमेंट्स है, देखिएगा जरा, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे मैंने, इन एलिमेंट्स के पास आखिरी शेल में, इन एलिमेंट्स के पास आखिरी शेल में जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इन एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, यानी ये इन रिएक्टिव है। इन एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे होते हैं, लिहाजा ये एलिमेंट जो है वो इन रिएक्टिव हैं, ये किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, इन एलिमेंट्स को जो है, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, इनको हम कहेंगे नोबल गैसेस कहते हैं, इनको नोबल गैसेस जो है ये कहा जाता है, ये इनको नोबल गैसेस कहेंगे। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो ऑक्टेव है, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, लिहाजा वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कैसे, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो इसकी कोशिश क्या होगी कि जहां भी रिएक्शन करे ये इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आ जाए। ठीक है, इस तरीके से इन 6, इनके अलावा नियोन, एर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट्स की कोशिश ये है कि जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो इस पार्टिसिपेशन में वो कहीं ना कहीं दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हासिल करें और अपना शेल कंप्लीट कर लें। लिहाजा अब जब वो शेल कंप्लीट करते हैं तो फोर्स लगाते हैं ताकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अगर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करने के दौरान वहां फोर्स जनरेट हो जाती है, इस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, कुछ एलिमेंट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इससे जो 3 टाइप्स के बन जाते हैं। अब जरा देखिएगा, ये हम डिस्कस करें जल्दी से, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो बनेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स जो हैं, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये आयोनिक बॉन्ड बनता है। अगर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है तो इसको हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का। अगर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम नाम क्या देंगे बेटा, इसे हम नाम देंगे, इसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का, इसे नाम दिया जाता है। और इसे जो है, और इसे जो है हम नाम देते हैं, एक और नाम इसका होता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कहा जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिएगा, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग होती है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड उसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है वो हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसे जो है वो डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये तीन टाइप्स के ऊपर मैंने लिखा है ना बेटा, ऊपर जो लिखा है कि दे आर प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आयोनिक बॉन्ड। सेकंड क्या हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो क्या हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और वन साइडेड शेयरिंग अगर है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह तीन टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड इसलिए बनेगी कि इनका आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है बिटवीन द टू एटम्स, उसे हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। अब इसमें जो तीनों टाइप्स हमें पहले पढ़नी थी अब वो ऑब्वियसली नहीं पढ़नी। तो इसके बाद जो आपको मैंने हाईलाइट करवाया था कि हम शुरू करेंगे डाइपोल मोमेंट से, तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सैटरडे की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं कि मे बी कि वो फिजिकल की तरफ जाएं या ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाजमी अटेंड करें। नेट का इशू अगर है, अगर किसी बच्चे को नेट का इशू है तो मोबाइल लेकर वो सेंटर आ जाए, वहां पर आकर क्लास ले ले। ठीक है, अगर नेट का इशू है लैपटॉप या मोबाइल लेकर दो चार बच्चे सेंटर आकर भी क्लास ले सकते हैं। अगर सेंटर के अंदर भी नेट की प्रॉब्लम होगी तो फिर वो कुछ नहीं कह सकती, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और इसमें हम लोग एक दूसरे के सिर्फ कोऑपरेट कर सकते हैं बेटा। अटेंडेंस का ख्याल रखिएगा बहुत। ये टॉपिक हमने आज शुरू कर दिया चैप्टर नंबर 4, 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आखिरी चैप्टर शुरू करेंगे और साथ में रिवीजन। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? 1 मिनट मेरे पास है, जब बल्कि 1 मिनट से कम है, जल्दी से पूछें। यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? बस मैं अपनी क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर बाद में जो प्रॉब्लम होगी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, डेट्स ऑल टुडे।